चलिए हम पांचवें नियम को देखते हैं। तो ये जो है कैमरा ऑन नहीं हुआ और हम पढ़ाते चले गए, बाद में हमने देखा तो कैमरा ऑन ही नहीं था, तो कैंसिल हो गया। तो देखिए फिर से देखते हैं। तो एग्जांपल अभी हम ऐसे रहने देते हैं, आपको समझा देंगे हम। तो ये जो पांचवा नियम था, ये गैलिलियो के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा क्या कि जब जो है हमारे दो गैसियस रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एक गैसियस प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे गैसियस होना चाहिए। तो जो रिएक्टेंट्स के जो वॉल्यूम और जो प्रोडक्ट के जो वॉल्यूम होते हैं वो एक सिंपल रेशियो में होते हैं। क्या होते हैं? ये सिंपल रेशियो में होते हैं, यानी कि व्हेन टू gaseous reactants combines to give a gaseous product, then the ratio of volumes of gaseous reactant and gaseous products are in simple ratio। या फिर सिंपली हम कह सकते हैं the ratio of volume of gaseous reactant and gaseous products are always in a simple ratio। देखिए एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए बहुत पॉपुलर होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण है बाई प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस। देखिए है क्या, नाइट्रोजन जो है कंबाइन करता है कितने, 3 हाइड्रोजन के साथ, और 3 हाइड्रोजन के साथ बनाता है क्या हमारा 2 NH3। देखिए इसका अगर इसका गैसेस वॉल्यूम 1 है तो इसका कितना होगा 3, और इसका कितना है, तो देखिए ये 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और NH3 का अनुपात जो होगा क्या होगा 1:3:2। ये क्या हो जाएगा, एक सिंपल रेशियो। अभी मैंने बताया था ना, जैसे ये 1.2:1.3 ये सिंपल रेशियो नहीं है, लेकिन ये 1:3:4 ये सब चीज़ें क्या है, एक सिंपल रेशियो में है। क्या है, एक सिंपल रेशियो। तो देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया का जो अनुपात हो गया एक सरल अनुपात हो गया। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम लोग कंबाइन करवाए तो हमें बनी क्या, HCl गैस बनी, HCl गैस बनी। तो देखिए इसका एक वॉल्यूम गया, इसका एक वॉल्यूम गया और इसका 2 वॉल्यूम बना, तो इसका जो अनुपात हो गया क्या हो गया 1:1:2। ये भी क्या है, सरल अनुपात है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं। देखिए क्या है, हम लोग जो शुरू में ये बात कन्फ्यूजन होती है कि HCl जो है अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमको जो है लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। वो HCl लिक्विड होता क्या है, वो एक्चुअली वो होता है, जो HCl होता है वो वाटर में क्या हो जाता है, पास करवाया जाता है। किसमें, वाटर में, यानी कि जल में जो है हम HCl गैस जब पास करवाते हैं तो जो HCl गैस है वो क्या जाती है, जल में क्या जाती है, घुल जाती है। अब देखिए गैसेस जो है, जो गैस होती है वो जल में घुली होती है। इसका बहुत एकदम सटीक उदाहरण देखिए, जो समुद्री जीव या फिर जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो जल में घुलित ऑक्सीजन होती है उसी ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि गैस जो है वो द्रव में घुल जाती है, यानी कि जो हमारी गैसेज है वो लिक्विड में क्या है, गैसेज जो है हमारी लिक्विड में क्या है, वो सॉल्युबल हैं। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि जो हमारा HCl है वो H2O में क्या है, सॉल्युबल है। अब क्या अगर ये बात आए, क्या सभी गैसेस सॉल्युबल होती हैं? नहीं, सभी गैसेस सॉल्युबल नहीं होती हैं लिक्विड में। सभी प्रकार के लिक्विड में कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, कुछ बहुत कम सॉल्युबल होती हैं। इसके बारे में डिटेल में जब हम आप लोग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छे से देख लेंगे। तो बस इसमें आप समझ लीजिए सिंपली कि HCl जो है वो H2O में क्या है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। इसलिए जो है इसके पीछे कारण क्या है, जिसके पीछे जो कारण है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन बंध, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसके पास वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही HCl जो है वो जल में सॉल्युबल होता है। चलिए ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये पांचों नियम हो गया आपका, इसको आप नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब इसी की बेसिस पे हम अभी 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पांचों नियम के आधार पे 5 न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके बाद फिर हम आगे समय रहेगा तो और न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा, कहा क्या जा रहा है कि व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaCO3 इज मिक्सड विथ 12 ग्राम ऑफ CH3COOH acetic acid, then 4.2 gram of CO2 is released, then find weight of residue।
यानी कि हमने क्या काम किया कि NaHCO3 लिया, कितना 4.2 ग्राम, इसको किसके साथ रिएक्शन करवाया गया, एसिटिक एसिड के साथ इसको हमने क्या किया, रिएक्ट करवाया। हमको मिला क्या, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2। इसको कितना लिया गया था, 12 ग्राम। कितना लिया गया था, 12 ग्राम। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो हमको ये मिला है, ये कितना मिला है हमको, आपको ये 4.2 ग्राम जो है CO2 क्या हो गई है, निकल गई है। तो कह रहे हैं क्या कि जो हमारा अवशेष बचा है, रेसिड्यू, यानी जिसको हम लोग अवशेष बोलते हैं, अवशेष का वजन कितना होगा, अवशेष का वजन कितना होगा। या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, या फिर क्वेश्चन एक तरह से और दे देंगे, कहेंगे क्या कि जो क्वेश्चन है इसको तो मान लीजिए इस तरह से कर दिया गया, एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि अगर अवशेष को उन्होंने देगा कि भाई अवशेष इतना बचा है, वो कहेंगे कि इतना अवशेष बचा है तो सिद्ध कीजिए जो हमारा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, ये प्रूव करता है। जैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर इसी क्वेश्चन को हम, और इसको आप नोट कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या कि इजली एंड 12 ग्राम ऑफ residue found, then so that this proves law conservation of मास। तो क्या यानी कि तो फिर क्या था, सिद्ध कीजिए कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो चलिए हम दोनों करते हैं। पहले देखिए अब क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ प्रोडक्ट, ये टोटल मास, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए कितना हो गया, ये 4.2 प्लस 12 इसके बराबर होगा। भाई हमको इसका मास दिया गया, बाकी ये क्या है, आपके अवशेष हैं, बाकी क्या है आपके अवशेष हैं। तो 4.2 प्लस क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ रेसिड्यू। देखिए रेसिड्यू का मास कितना आ जाएगा, यहाँ से 4.2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मास ऑफ रेसिड्यू कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। तो जो हमारा रेसिड्यू का मास आएगा कितना है, 12 ग्राम। वो किस हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, इससे पहले जो हमने लिखा था। अब दूसरा क्या होगा, हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अगर रेसिड्यू का मास 12 ग्राम है, रेसिड्यू का मास क्या है 12 ग्राम है, तो क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, प्रूव करता है। तो भाई हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम से रेसिड्यू के मास को निकाला 12 ग्राम, और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि 12 ग्राम होना चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन दोनों तरह से आपको दिए जा सकते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे 10, यहाँ पे क्या जाना है, hence
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव। नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा नियम, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, यानी कि जो हमारा स्थिर अनुपात का नियम है वो सही है, तो देन फाइंड मास ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। यानी हमको जो है कह रहा है कि हमारे पास 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हमको कार्बन, ऑक्सीजन और कैल्शियम कितनी मात्रा में अवेलेबल है उसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि अगर हमको एक सैंपल दिया गया है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल हमको दिया गया है, जिसमें क्या है कि कह रहे हैं कि 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और 48% क्या है, ऑक्सीजन है। तो भैया हमको ये बताइए आप, चाहे हम सैंपल, हमको जो सैंपल दिया गया है चाहे वो थोड़ा सा हो चाहे वो ज़्यादा हो, या फिर वो सैंपल किसी भी तरीके से बनाया गया हो या फिर कहीं से भी कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त किया गया है, तो जो मास का परसेंट कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का उस सैंपल में है, तो क्या वही सैंपल इस 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में भी होगा कि नहीं। यही तो स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि हम कंपाउंड चाहे जिस विधि से बनाएं और चाहे जिस विधि से प्राप्त करें, जो उसमें एलिमेंट्स हैं, जो उनका मास रेशियो है, वो हमेशा क्या होगा, वो फिक्स होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सैंपल में बता भी रहा है कि 40% है, 12% है और 48% है, समझ में आई बात। तो क्या होगा, सॉल्यूशन हम लोग देते हैं, क्या होगा, मास ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट क्या हो जाएगा, 1.5 ग्राम है, इसका कितना परसेंट है, 40%, कितना हो जाएगा ये 0.6 ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा आपका, 1.5 ग्राम है, कितना परसेंट है, 12% है, कितना हो जाएगा ये, देखिए मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा आपका 12 5 जा हो जाएगा आपका 0.18 ग्राम। अब सिंपली मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट कितना हो जाएगा, देखिए 1.5 इंटू 48/100, देखिए ये कितना हो जाता है आपका 15 8 जा 120, कैरी हो गया कितना आपका 12, 15 4 जा 60 + 70 और आपका हो गया कितना 72, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0.72 ग्राम, 0.72 ग्राम। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा ये आपका 72 + 18 0.72 0.18 कितना हो जाएगा ये आपका 90 हो जाएगा और 0.6 यानी कि 1.5 आपका हो जाएगा। तो आपका कैल्शियम कितना प्रेजेंट है 0.6 ग्राम, कार्बन कितना प्रेजेंट है 0.18 ग्राम, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 0.72 ग्राम। इसमें कुछ विशेष था नहीं, उन्होंने दिए कि भाई ये सैंपल उन्होंने दिया, आपको एक छोटा सा सैंपल दे दिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें 40% कैल्शियम है, 12% ऑक्सीजन है और 12% कार्बन है और 28% ऑक्सीजन है। तो एक 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रेजेंट होंगे, भाई जो सैंपल में प्रेजेंट होगा वही हर कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है
कि एक सैंपल में कुछ और रेशियो होगा, एक सैंपल में कुछ और, क्योंकि भाई यही तो आपका ये दूसरा नियम बताता है, क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नोट कर लीजिए। चलिए हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या कह रहा है कि H2O2 एंड H2O हैव 5.93% एंड 11.2% of hydrogen respectively, then show that these data proves law of multiple proportion। ये ऑफ हाइड्रोजन, ये बाई मास शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन बाई मास, मतलब इतना परसेंट इसका मास परसेंट है। तो सिद्ध कीजिए कि जो आंकड़ा दिया हुआ है ये गुणित अनुपात के नियम को क्या करता है, सिद्ध करता है। और सही आपको दिखाना है कि गुणित अनुपात के नियम को क्या करता है, सिद्ध करता है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन H2O कितना हो जाएगा, सही पे H2O2 को निकलते हैं, क्या आ जाएगा 5.93। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 5.93। अब भाई देखिए सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही चीज़ हैं, तो दोनों मिला के 100% होगा। अगर ये 5.93 है तो ये 100 माइनस 5.93 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 95.07 ये हो जाएगा 94.07% क्या, ऑक्सीजन। अब दूसरा देखते हैं, ये तो H2O2 में था, अब इन H2 मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है आपका 11.2%। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है आपका 100 माइनस 11.2%। कितना हो जाएगा ये हमारा, हो जाएगा 98.8%। ये किसका परसेंटेज हो गया, ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, कहता क्या है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर दो एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन करके, ठीक है, दो से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, यहाँ पे H2O बनाया और फिर कंबाइन करके क्या बना लिया, H2O2 बना लिया, H2O2 बना लिया। तो कह रहे हैं कि जो ये इनका जो ये एक का जो फिक्स मास रेशियो होगा, जो इनका जो मास रेशियो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल मल्टीपल होगा। यानी कि देखिए हाइड्रोजन के फिक्स मास, यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन क्या है, फिक्स है। तो जो ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे है। देखिए अब दो सिचुएशन है, एक H2O की है और एक H2O2 की है। तो पहले हम H2O2 वाला देखते हैं। ठीक है, इसको पहले मैं काम करता हूँ, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। अब होगा क्या, ध्यान देखिए कि जो हमारा 5.93% है, यानी कि इसको हम ग्राम कर सकते हैं।
तो 5.93 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ कितना 94.7 ग्राम ऑक्सीजन। तो जो हमारा 1 ग्राम होगा, कि हम 1 ग्राम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम हाइड्रोजन का मास फिक्स कर सकें, क्योंकि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसमें क्या करना पड़ता है, एक एलिमेंट का मास फिक्स करना पड़ता है और जो दूसरे एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेज होते हैं उन्हीं का हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ कितना 94.07 अपान 5.93 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। किसमें, ये H2O2 के केस में है, यानी कि H2O2 में हमारी इतनी ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है। अब H2O के केस में देखते हैं, H2O में क्या होगा 11.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ कितना 98.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन करेगा 98.8 अपान 11.2 ग्राम। अब देखिए सिंपल बात है, 1 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पे हमने लिया, 1 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन आया है, ये इतना ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन किया और इतना ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के मास का और इस ऑक्सीजन के मास का क्या करेंगे, एक रेशियो निकालेंगे। अगर इन दोनों का रेशियो एक सिंपल रेशियो है, अगर इन दोनों का रेशियो क्या है, एक सिंपल रेशियो है, तो क्या होगा हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि हम ऊपर वाला अभी हम डील करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है भाई, ये 100 में से हम 11.2 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा ना, यहाँ पे 98 हो गया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा ये आपका 88.8, हाँ ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें, कितना आ जाएगा ये, लगभग आएगा 7.92 ग्राम, ठीक है 7.92 ग्राम। और इसको जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका समथिंग जो आएगा ये 15.6 के आसपास आएगा। कितना आएगा ये आपका, ये 15.6 के आसपास आएगा आपका। $15.86, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। ये कितना है आपका, ये हो गया आपका 15.86 H2 आपका 7.92 और बाकी ऐसे जाएगा। तो ये सिंपल रेशियो जो हो जाएगा, इसको सीधे सिंपल रेशियो हो जाएगा, ये आपका जाएगा 2:1 का एक सिंपल रेशियो हो जाएगा। देखिए ये 2:1 का क्या हो जाएगा आपका सिंपल रेशियो हो जाएगा। देखिए 2 2 4, 2 9 18, 2 7 14 + 15
ठीक है। तो 15.84 है, यहाँ पे 86 दिख रहा है। तो अभी और आगे तक जाएंगे, ये तो हमने बस 2 ही डिजिट लिया है। तो देखिए 2 अनुपात 1 का क्या हो गया, ये सरल अनुपात हो गया। किसमें? ऑक्सीजन के द्रव्यमान का H2O2 में और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का H2O में। बात समझ में? तो ये क्या हो गया, ये जो आपका जो है हियर क्या रहेगा, डिफरेंट masses of oxygen are in simple ratio. Thus, law of multiple proportion is proved. नोट कर लीजिए। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि CO2 और CH2 दिया है, इसमें कार्बन की परसेंटेज बता रहा है कि इतने परसेंटेज क्या है कार्बन के हैं। उसके बाद बता रहा है कि SO2 में 50% क्या है आपका सल्फर है। तो इस डेटा के आधार पे आपको प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा क्या है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन क्या है वो सही है। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन किया है और यहाँ पे कार्बन के साथ सल्फर, यानी कि हमको एक चीज़ तो ज्ञात हो गई कि हमको कार्बन का जो मास है वो क्या लेना है, फिक्स लेना है। यानी कि कार्बन के साथ सल्फर कंबाइन किया और कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन किया। उसके बाद में ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लिए, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ क्या बन गया CO2 और यहाँ हो गया क्या CS2। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन CO2 ठीक है, कितना है आपका 27.27% है क्या कार्बन। तो क्या हो जाएगा इन CO2 27.27% ऑफ कार्बन। परसेंट है तो हम इसको ग्राम में ले लेते हैं, ग्राम ऑफ कार्बन विल कंबाइन विथ कितना ऑक्सीजन होगा भैया 100 माइनस 27.27 ग्राम। अब क्या करेंगे हम 1 ग्राम ऑफ कार्बन विल कंबाइन विथ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 72.73 अपान कितना 27.27 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 27.27 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए इसमें इन CH2 में हम लोग देखते हैं क्या होता है। CH2 में बना है आपका 15.79 ग्राम ऑफ कार्बन विल कंबाइन विथ कितना
100 माइनस 15.79 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 100 माइनस 15.79, ठीक है, जो हो जाएगा आपका 84.21 ग्राम। कितना? तो आपका 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा? 1 ग्राम ऑफ कार्बन विल कंबाइन विथ कितना हो जाएगा आपका 84.21 अपान 84.21 अपान कितना हो जाएगा हमारा ये 15.79 ग्राम। 15.79 ग्राम। अब ध्यान से देखिए कि अब हमको करना क्या है। यहाँ पे जितना मालूम हो गया कि 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा, और यहाँ पे भी पता चल गया 1 ग्राम कार्बन का कितने के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि हमको ये कार्बन का क्या करना है, कार्बन को क्या करना है, फिक्स करना है। कार्बन को क्या करना है, फिक्स कर देना है सल्फर के साथ। यानी कि देखिए सल्फर का कार्बन के साथ रेशियो यहाँ पे मिलेगा हमको, सॉरी CO2 है, यहाँ पे जो ये रेशियो है ये ऑक्सीजन का कार्बन के साथ है, और जो ये रेशियो है ये सल्फर का क्या है, कार्बन के साथ है। बात समझ में आई? तो यही रेशियो जो है सल्फर का ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए। तो ऑलरेडी दिया है क्या, SO2 में 50% आपका क्या है, सल्फर है, तो ऑक्सीजन भी क्या होगा 50% होगा ऑक्सीजन। बात समझ में आई बात की नहीं? तो यहाँ पे देखिए अब इतना आप नोट कर लीजिए, फिर से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कार्बन रेशियो ऑक्सीजन इन CO2 कितना हो जाएगा आपका, कार्बन हो जाएगा आपका 27.27 is to 72.73। दूसरा देखिए कार्बन रेशियो ऑक्सीजन सॉरी सल्फर, कार्बन रेशियो सल्फर इन CH2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15.79 is to 84.21। तीसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन और सल्फर है, तो सल्फर रेशियो ऑक्सीजन इन SO2 कितना होगा, आपको दिया है सल्फर 50% है क्वेश्चन में, तो ऑक्सीजन 50% होगा, तो क्या हो जाएगा 50:50 50:50, क्योंकि ये क्या है आपका गिवन है। अब देखिए अगर हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन सही है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन क्या है, सही है, बात समझ में? तो जो यहाँ से ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो है वो इस रेशियो में होना चाहिए या फिर इसके सिंपल मल्टीपल में होना चाहिए। अगर ये सही है तो ये इसी रेशियो में होना चाहिए या फिर इसके सिंपल मल्टीपल में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या है कि यहाँ जो कार्बन का मास है 27.27 है, यहाँ पे 15.79 है। यहाँ कार्बन का मास हमको फिक्स रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन का मास फिक्स नहीं है, क्योंकि हमको कार्बन का मास फिक्स रखना है। तो देखिए दो तरह से कर सकते हैं। पहले क्या हो गया कि भाई ये 27.27 से कितना कंबाइन किया, यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर दे 27.27 से, या फिर सिंपल अगर हम मैथमेटिक्स लगाएं देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको मिटा रहे हैं, हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। देखिए इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अगर हम इसको ये देखिए ये जो है ये ठीक है, जो ये रेशियो है इस रेशियो को देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15.79 अपान 84.21 है, ठीक है। इसको मैं अगर हम 27.27 से मल्टीप्लाई कर दें और 27.27 से डिवाइड कर दें तो कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमको रेशियो किसके टर्म में चाहिए, इसके टर्म में चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसके टर्म में रेशियो लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 27.27 अपान 27.27 अपान देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 84.21 इंटू 84.21 इंटू
27.27 डिवाइडेड बाई 15.79। दिख रहा है नहीं आप लोगों को ये? हाँ दिख रहा है। चलिए देखिए भाई, अगर ये 15.27 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। बात वही हुई। हम इसको इस तरह से कर रहे हैं ताकि हम 27.27 के का रेशियो ले सकें, 27.27 टाइप का रेशियो ले सकें। तो ये जो आपका अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27.27 अपान समथिंग में आ जाएगा आपका ये 145.43 145.43। ये हो जाएगा आपका 145.43। इसको नोट कर लीजिए 145.43। यानी कि इस रेशियो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, 27.27 रेशियो 145.43। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इस रेशियो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि 15.79:84.21 को हम 27.27:145.43 के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग रफ पे। अब देखिए कि ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो, क्योंकि देखिए अब कार्बन को तो हमने फिक्स कर दिया है, यहाँ पे कार्बन को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब इसको देखते हैं कि क्या है। देखिए ध्यान से देखिए, तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम अपने इसके इन दोनों के आधार पे, इन दोनों के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं कि जो है कि क्या, तो सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए बताइए। सल्फर का और ऑक्सीजन का अनुपात होना क्या चाहिए, ये देखिए 145.43। यही सल्फर है और इस टू 72.73, 145.43 और ये क्या हो जाएगा आपका 72.73। ठीक है, ये देखिए ये लगभग क्या है आपके 2:1 का रेशियो है। किसका रेशियो है? 2:1 का रेशियो है। बात समझ में आई? आप ध्यान से देखिए। अब इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, यानी कि जो हमारा डेटा है, डेटा क्या कह रहा है कि जो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2:1 का होना चाहिए। ये जो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन इसके आधार पे देखें तो सल्फर रेशियो ऑक्सीजन कितना है, 50:50 क्या है, 1:1। तो क्या है आपका, मैंने बताया था कि जो 1:1 इज सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ, क्या आपका हो गया 2:1, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2:1 जो है 1:1 का क्या है, सिंपल मल्टीपल रेशियो है। हेंस लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन इज प्रूव। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है, करना क्या था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया कि हमको कार्बन, हमें जो है कार्बन के मास को क्या करना था, फिक्स करना था। हमें कार्बन के मास को क्या करना था, फिक्स रखना था। चाहे तो हम शुरुआत में क्वेश्चन में सॉल्व करके फिक्स करते, या फिर हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके, मैथमेटिक्स के यूज से हम इस रेशियो को क्या कर दिया, हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। बात समझ में आ गई? अगर आप लोगों को इसमें अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो कोई, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको फिर से इसको समझा देंगे अलग से। मैथ के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको दिखा देंगे। अगर आपको इस सेक्शन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में, सर कि क्वेश्चन नंबर 4 रेशियो में प्रॉब्लम है, तो उसको हम आपको फिर से समझा देंगे जिनको नहीं समझ में आएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको।
तो जो हमारा 5वां नियम है गैलुसैक का, तो उससे कोई इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें आप देख करके जो है आप सिंपल जो है केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे ही उसको बता सकते हैं, तो उसमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में जो है आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे आप एटम्स के बारे में, ठीक है, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। फिर जो डाल्टन की एटॉमिक थियरी थी, इसमें जो है आपका करेक्शन जो हुआ है उसको पढ़ेंगे। फिर जो हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, मॉडर्न जो हमारी एटॉमिक थ्योरी है हम उसको पढ़ेंगे, समझ गए। उसके बाद जो है हमारी फिर जो है बर्जीलियस की हाइपोथेसिस है, फिर एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस है। उसके बाद जो है फिर हम मोल कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, यानी कि मोल की अवधारणा पर आ जाएंगे। तो हम कल देखते हैं कि कहाँ तक हो पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये सारे पढ़ चुके हैं। इसमें आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद जब समय बचेगा हमारे पास, तब हम जो है बर्जीलियस और एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि बर्जीलियस ने क्या कहा था एटम्स और गैसेस के बारे में, और एवोगाड्रो ने क्या कहा था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू। और फिर से बता दे रहे हैं कि नोट्स जो है आपको दिया गया है, और जो इसमें जो भी हम समझ में आएगा, जो हमको समझ में आएगा, जो ज़रूरी नोट्स होगा, जो आपको ज़रूरी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जो है हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो हमको जो नोट्स समझ में आएगा तो इसका भी हम आपको नोट्स दे देंगे।